हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से UGC नेट इतिहास का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी और बुक चाहिए है, आप चाहते हैं कि हम किसी और बुक से रिलेटेड वीडियो को बनाएं पहले, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए बुक का नाम, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी बुक को लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है अरबों का आक्रमण एवं उनका प्रभाव। फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? तो फतेहनामा को कहा जाता है चचनामा। चचनामा का दूसरा नाम फतेहनामा है। यह पुस्तक सिंध के इतिहास से संबंधित है। इसमें चच राजवंश का इतिहास, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। मूल रूप से अरबी भाषा में इसको लिखा गया है और इसके लेखक अज्ञात हैं। बाद में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान और उसके शासन प्रबंधन एवं सिंध विजय के पश्चात खलीफा वाहिद द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक थे दाहिर। सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। अरोर इसकी राजधानी थी। सिंध पर अरबों के प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में ईस्वी में हुआ था। सिंध पर आक्रमण की जानकारी अरबी में लिखी चचनामा नामक ग्रंथ से होती है। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से थे? तो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनका संबंध है कुरैशी या कुरैश कबीले से। पैगंबर मोहम्मद साहब कुरैश या हरसीमा कबीले से संबंध है। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो कि सऊदी अरब में है। मक्का भारत के पश्चिम में स्थित है, इसलिए भारतीय मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया है, सही है। पैगंबर मोहम्मद ने मतलम्बियों के एक ही समूह की सदस्यता का उपदेश दिया है, ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे, तो ये भी सही है। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने इन्हें ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी ने इन्हें स्वयं मोहम्मद साहब ने भी अपने आप को ईश्वर का संदेशवाहक घोषित किया है। अरब द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चचनामा मिलता है। 1216 में लिखी गई पुस्तक चचनामा, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से अरबी की थी। इसका अनुवाद फारसी में किया गया है, जिसमें हमें सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को क्रमबद्ध में व्यक्त कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है उनका प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, 712 में इसने आक्रमण किया था। फिर आता है मोहम्मद गजनवी, उसके बाद आता है चंगेज़ खां, फिर सबसे बाद में आता है तैमूर। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 शासकों के शासनकाल: मोहम्मद बिन कासिम 711 से 712 तक, मोहम्मद गजनवी ये 797 से 1030 तक रहे हैं। चंगेज़ खां यह 1162 से 1227 तक रहा है। फिर तैमूर ये 1370 से 1405 तक इनका शासन रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था? सबसे पहले इन्हें किया था मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने 1175 में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक सिया था, अतः उसके राज्य को जीतकर अपना धर्म समझता था। निम्नलिखित में से मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो ये है महमूद गजनवी। अरब आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। तिलक नामक सैनिक इसका प्रमुख सेनापति था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजवंश और उनकी राजधानी बताइए। गुजरात से संबंधित हैं हमारे अहिलवाड़,
चेदी के कलचुरी, ये हमारे आते हैं त्रिपुरी वाले जबलपुर से। मालवा के परमाल की धारा नगरी राजधानी थी। और शाकंभरी के चौहान, ये अजमेर से आते हैं। बी इसका सही हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य अहिलवाड़ से आते हैं। चेदी के कलचुरी त्रिपुरी के हैं। मालवा के परमार धारा नगरी से हैं। और शाकंभरी के चौहान अजमेर से हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही वंश की राजधानी थी उद्भांड। हिंदू शाही राजवंश ने काबुल घाटी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेशों पर शासन किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश में इसी ने हिंदू शाही राज की राजधानी उद्भांडपुर या विहिंद की थी। इसकी राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर या विहिंद थी। हिंदू शाही राज्य मुसलमान आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जो 1186 में मोहम्मद गौरी ने छल के द्वारा खुसरो मलिक को कैद करके उनके संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार कर लिया था और गजनी राजवंश समाप्त हो गया था। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं से 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर आक्रमणीय अधिकार किया है, शासन किया? तो यह हिंदू शाही कुषाणों के उत्तराधिकारी थे, अल-बरूनी ने कहा है। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण कनिष्क के वंशज थे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर या हिंद थी। हिंदू शाही राजवंश मुगल आक्रमण का शिकार हुआ। अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही है? तो इस्तखरी के बारे में हो जाएगा यह खुरासान में खार्क का निवासी था। तो ये कहाँ का? खुरासान के खार्क का निवासी था। अरब यात्री इस्तखरी ने 991 में भारत की यात्रा की। इसे किताब उल अकलीम और मशालिक वल ममालिक लिखा है। इस्तखरी ने विश्व का एक मानचित्र बनवाया। ऐसा उसके बारे में कहा जाता है कि ईरान के इस्तखार शहर का निवासी था। नाफ्था और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में किया गया था? तो नाफ्था और मैंगनीज का प्रयोग किया गया है सिंध 712 में। नाफ्था और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 स्थल में किया गया था, क्षेत्र में किया गया था। यहाँ बहुत से खतरनाक हथियार थे ये, जिसमें मैंगनीज का प्रयोग आधुनिक मिसाइलों की तरह किया जाता है। चचनामा तथा बाबरनामा के क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? चचनामा है अरबी भाषा में और बाबरनामा है तुर्की में। चचनामा की रचना अरबी भाषा में एक अज्ञात लेखक ने की है, जिसमें सिंध पर आक्रमण का उल्लेख है। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है और इसको स्वयं शासक बाबर ने लिखा है, आत्मकथा है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, यह अवारिफ उल मारिफ के संबंधित थे, उनसे कबीले से आते थे। फिर अल हुजवेरी, यह कफ उल महजूब से आते हैं। इब्ने अरबी, यह फुसूस अल हिकाम से संबंधित हैं। इब्ने अरबी यह फुसूस अल हिकाम से संबंधित हैं। और अल गजाली यह तहजीब उल अखलाक से नहीं आते। तो कौन सा डी वाला गलत हो जाएगा? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी का संबंध है अबारिफ अल मारिफ। अल हुजवेरी का संबंध हो जाएगा कस्फ उल महजूब से। इब्ने अरवी का संबंध हो जाएगा फुसूस अल हिकाम से। सर सैयद अहमद खान का संबंध हो जाएगा तहजीब अल अखलाक से। और अल गजाली का संबंध हो जाएगा तहफूत अल फलाशिफा से। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अरबी भाषा से संबंधित है। चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। यह मुख्य रूप से सिंध के इतिहास से संबंधित है और अरबों की सिंध विजय का वृतांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की है। ज्ञातलब है कि अरबी लेखक अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद
भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए, कथन और कारण बताइए। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हो गए थे, तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हुई थी। इस काल में इतिहास की जानकारी अल-बरूनी तहकीक हिंद मिन्हुजुद्दीन शिराज की तबकात-ए नासिरी और अमीर खुसरो की रचना से मिलती है। सल्तनत काल में कागज उद्योग विकसित हो गए थे। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो कश्मीर के राजनैतिक जीवन में डामर सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक था, तो ये सही है। अल-बरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो ये गलत था। इब्न ए असीर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबक्तगीन के समय ही मुसलमान बनारस में रहते थे, तो ये सही है। मुहिजुद्दीन के भारतीय आक्रमण के उद्देश्यों की जानकारी के लिए अत्ता मलिक जुबीनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरा गलत है। अल-बरूनी के अनुसार वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, अन्य सबके लिए वर्जित था। शूद्र के अतिरिक्त अन्य अंतर जाति या वैश्य भी वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। फारसी भाषा में लिखा गया है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है तो शासक वर्ग। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। वहाँ इसको एक नवीन रूप प्रदान किया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी। इन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का केंद्र बना था। किस अरबी यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मेहर भोज के शासनकाल में भारत आया था, तो ये हो जाएंगे सुलेमान। मेहर भोज प्रथम 836 से 885 तक प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। कलहड़ और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों में भी उनके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट-ए-मोहम्मदी को किसने संकलित किया है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट-ए-मोहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया है। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाए गए भूमि कर क्या कहलाता था? तो उसे कहा जाता था खिराज। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की। 2 नए कर लगाए, जिसमें एक जजिया को धार्मिक कर और दूसरे को सिराज भूमि कर कहा जाता था। यह उपज का 2/5 से 1/4 तक होता था। निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ का रेखांकित करती है? तो ये हो जाएगा चचनामा। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी में विलादुरीकृत किताब फुतूल अल वल्दान में मिलती है। 1216 में लिखित एक अन्य पुस्तक चचनामा है, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है। अरबी का फारसी अनुवाद में भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो चचनामा हमें सिंध की विजय के बारे में बताता है। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। भारतवर्ष में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता थे मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की, किंतु इसका कोई स्थायी परिणाम नहीं था। फतहनामा ग्रंथ का संबंध हो जाएगा, तो अरबों की सिंध विजय से संबंधित है फतहनामा। फतहनामा ग्रंथ में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों द्वारा भारत को जीतने का काफ़ी प्रयास किया गया है, सिर्फ कुछ ही भाग अरबी जीत सके थे। तारीख-ए-सुबक्तगीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तारीख-ए-सुबक्तगीन लिखी है बहकाकी ने।
गजनी के शासक सुबक्तगीन के दरबारी कवि बहकाकी ने तारीख सुबक्तगीन की रचना की है। इतिहासकार बहकाकी को इतिहासकार लैनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। इसने सुबक्तगीन और उनके पुत्र महमूद की वीरता और प्रशासन का वर्णन किया है। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक अलग नगर बसाया था, इसका नाम था महफूजा। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर बसाया था जिसका नाम था महफूजा। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर महफूजा और उसके बाद दूसरा नगर मंसूरा स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया। मकरान पहुंचकर वहां के राजा की सहायता प्राप्त की तथा दाहिर की शासन से असंतुष्ट जाटों और मेड़ों को अपनी ओर मिला लिया। विद्रोही बुद्धों ने भी इसकी सहायता की थी। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। 17 वर्ष तक से अधिक की आयु में समस्त पुरुषों का कत्ल कर दिया। उसके आक्रमण से दाहिर स्वयं घबरा गया था। उसने देवल में उसका सामना करने के लिए कोई सेना नहीं भेजी। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम बिना किसी प्रतिरोध के ही सिंध को दक्षिणी भाग प्राप्त कर ले गया। इसके बाद नीरुन शहवान शिशम को विजय करता हुआ वह सिंध नदी पार कर गया। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तबकात-ए-नासिरी में। मिनाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सुल्तानों के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है। यह पुस्तक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिन्हाज प्रथम इतिहासकार था जिसने केवल यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया था। मिन्हाज ने सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर उसके संरक्षक सुल्तान नसरुद्दीन के राज्यकाल का विवरण स्वयं देखा था और उसकी घटनाओं के बारे में या आधार पर लिखा था। निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? तो ये हो जाएगा मुल्तान को क्या कहा गया है? स्वर्ण ग्रह कहा गया है। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर विजय की। यहाँ अरबों की अंतिम विजय थी। मुल्तान से इतना सारा सोना मिला था कि इसका नाम सोने का नगर या स्वर्ण ग्रह अरब यात्री द्वारा कहा गया था। उत्तर भारत पर तुर्कियों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आधिपत्य रहते थे? तो ये हैं कन्नौज। उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश कन्नौज क्षेत्र पर आधिपत्य रखते थे। 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहार साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। अब यह कन्नौज के आसपास ही सीमित रहा। राजपाल जो कि विजयपाल का पुत्र था, इसने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया। इसने महमूद गजनबी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया और कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजपाल अपना शरीर लेकर भाग गया और महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। राजपाल की इस कायरता से नाराज होकर चंदेल शासक विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। मुरुजुल जहाब का लेखक कौन है? तो मुरुजुल जहाब का लेखक है अल मंसूदी। मुरुजुल जहाब का लेखक अल मंसूदी है, जबकि अल विलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ किताब फितूह अल वल्दान है। अल बरूनी द्वारा लिखित ग्रंथ किताबुल हिंद है। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत और सिंध में अरब आक्रमणकारियों का वृतांत मिलता है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासक देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में सबसे शक्तिशाली बताया है। गजनबी आक्रमण एवं उसका प्रभाव। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। किताबुल हिंद तहकीके हिंद अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सर्वप्रथम सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद लिखा है।
हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। इसमें 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ महमूद गजनवी के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा, मध्य एशिया में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने हिंदू धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। इसने भारत में 8 प्रकार के अंत्यजों के बारे में उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो ये हो जाएंगे आनंदपाल और त्रिलोचनपाल, दोनों के द्वारा बनाया गया था। महमूद गजनवी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 में हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने अपने भारतीय राजाओं का संघ बनाया और वे हिंद के निकट गजनवी का मुकाबला किया, परंतु पराजित हो जाने गए। इसके पश्चात इनके उत्तराधिकारी त्रिलोचनपाल ने भी कश्मीर और बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, परंतु वह भी पराजित हुआ। इस्लामी स्वर्ण युग के विद्वानों को अक्सर विचारधारा का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। तो ये कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में आधुनिक भारत में या आधुनिक समय में खीवा में हुआ था। अल-बरूनी एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक, ज्योतिष एवं संस्कृत विद्वान था। मोहम्मद गजनवी ने इसकी योग्यता और विद्वता को पहचाना और अपने राज दरबार में सम्मिलित स्थान प्रदान किया। महमूद के भारत आक्रमण के समय यह भारत आया। वहाँ सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, भौगोलिक, दर्शन एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया। यह कई भाषाओं का जानकार था, इसलिए आसानी से उसे किसी भी भाषा में अनुवाद करना आसान हो जाता था। उसने अरबी, फारसी और पतंजलि के व्याकरण का भी अनुवाद किया है। इसने भारतीय इतिहास में विचारधारा का संपादन, तुलनात्मक धर्म का जनक और भारत में पहला मानव विज्ञानी माना जाता है। तहकीक-ए-हिंद सुप्रसिद्ध साहित्य कृति किसकी है? तो तहकीक-ए-हिंद लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताब-उल-हिंद नामक पुस्तक के लेखक हैं अल-बरूनी। 973 से 1048 ईस्वी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक रहे हैं। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे राज्य का ज्योतिष नियुक्त किया था। अल-बरूनी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि का प्रमुख जानकार था। सुल्तान महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अल-बरूनी भी भारत आया था। कई वर्षों तक पंजाब में रहा। भारत में रहकर जो भी उसने देखा, अध्ययन किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद एवं किताब-उल-हिंद में उसका विवरण किया है। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने क्या किया था? भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता को प्रकट किया था। गजनवी के आक्रमण के बाद भारतीय राजाओं को अपने सैन्य बल की ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद ही दुर्बलता को मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने भी उजागर किया। गौरी और गजनवी का भारत विजय अभियान मुख्यतः उसके अति श्रेष्ठ सैन्य संगठन, युद्ध नीति और सैन्य संचालन पर निर्भर थी। सेना का सामंती रूप समाप्त हो गया था। युद्ध में भाग लेने का विशेष अधिकार किसी एक जाति विशेष का अधिकार नहीं था। तुर्कों की सेना तेज तर्रार और व्यावसायिक नीति का अनुसरण करने वाली थी, जिसका प्रभाव दीर्घकाल में राजपूत सेना पर भी पड़ा। निम्नलिखित में से इसे महमूद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अल-बरूनी को दी थी। अल-बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। इसने अपने शासन और विजय को लिखने की जिम्मेदारी दी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो इनका नाम था कुलचंद। महमूद गजनी ने अपने 13वें आक्रमण मथुरा पर किया था। यहाँ का शासक कुलचंद था। मथुरा को सुदृढ़ तथा सब रूपों में सुंदर मंदिरों का नगर कहा था। उतवी ने मथुरा की
बहुत प्रशंसा की। महमूद ने मथुरा नगर को विध्वंस कर दिया था और भीषण लूटपाट की थी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किस के दरबार के राजकवि थे? तो ये थे महमूद गजनवी के। शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। शाहनामा ग्रंथ में ईरान के शासकों का वर्णन है। शाहनामा पुस्तक को बाबर ने अपने साथ भारत लाया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार किए थे। महमूद के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्थित परिस्थितियों में महमूद गजनवी ने भारत पर 11वीं शताब्दी में कई बार आक्रमण किए। हेनरी एलियट ने बताया है कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया था। किसी ने नहीं। महमूद गजनी के विरुद्ध सर्वप्रथम 1009 में हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने भारतीय राजाओं का संघ बनाया, किंतु पराजित हुआ। उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल ने भी कश्मीर एवं बुंदेलखंड के शासकों के सहयोग से महमूद गजनवी से मुकाबला किया, किंतु वह परास्त हुआ। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह की थी? तो ये हैं जयपाल। महमूद गजनवी के 1001 में पेशावर के निकट हुए आक्रमण में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने बंदी बना लिया। जयपाल और उसके संबंधियों को 25 हाथी और 2,50,000 दीनार देकर मुक्त कर दिया गया। इस पराजय से क्षुब्ध होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। सिंधु नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो इसका नाम है आनंदपाल। 1009 में महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार शासक आनंदपाल को सिंध नदी के किनारे एक निर्णायक युद्ध में पराजित किया। साल्ट रेंज में स्थित अपनी नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया। उसने आनंदपाल के नगरकोट नामक किले को भी तबाह किया। आनंदपाल का एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर में राज करने की अनुमति दे दी। वह विद्वान का नाम क्या था जिसने महमूद गजनवी के समय भारत आया था? तो उसका नाम है अलबरूनी। 973 में खीवा में अलबरूनी का जन्म हुआ था। 1017 में अलबरूनी महमूद गजनवी ने खीवा विजय के समय युद्ध बंदी के रूप में प्राप्त किया। अलबरूनी विद्वान था, इसलिए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलिमा का संस्कृत अनुवाद अवाक्यम मोहम्मद अवतारह लिखवाया था? तो ये है मोहम्मद गजनवी। कौन है? यह मोहम्मद गजनी। अपने पिता सुबक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद ने गजनी पर अधिकार किया। सुल्तान महमूद के साथ ही इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह आज़ाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तारीख़-ए-गुज़िदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को हराने के बाद भी महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की। इतिहासकार मानते हैं कि महमूद सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी ने अपने सिक्कों पर एक और कलिमा का संस्कृत वाक्य लिखवाया था। अलबरूनी निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन करता है? तो इसके द्वारा किए गए होंगे यज्ञ सबका। तो इसने दैनिक यज्ञ का, व्रत का, दान का और तीर्थ यात्रा का सबका वर्णन किया है। अलबरूनी महमूद गजनवी की भारत विजय के समय भारत आया था। यह विद्वान राजनायक था। खीवा देश के अंतिम शासक की सेवा भी की थी इसने। इसके बाद अलबरूनी ने महमूद के दरबार में सेवाएं दी और भारत की चढ़ाई के समय ये भारत में आया था। उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा किए गए भारतीय जीवन का सर्वेक्षण किया। अपनी रचना 1017 से 1030 तक के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन और निरीक्षण पर आधारित किए। इसने किताबुल हिंद एक अनुपम कृति है। इसकी रचना मानी जाती है। इसमें इसने भारतीय परंपराओं, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, दैनिक यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थयात्रा, व्रत आदि का वर्णन किया है।
सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन को संग्रह करना। सुल्तान महमूद गजनवी सबकतगीन का पुत्र था। 997 में सबकतगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक बना। राज्यारोहण के अवसर पर इसने प्रतिज्ञा ली थी कि प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में भी साम्राज्य के विस्तार के लिए इसमें धन की आवश्यकता थी। धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती थी भारत आक्रमण से, इसलिए महमूद ने एक के बाद एक कई आक्रमण किए हैं। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो इनका नाम है महमूद गजनवी। गजनवी वंश ईरान के शासक की एक शाखा थी। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया था। सबकतगीन इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। अल्पतगीन का दमान था। 997 में सबकतगीन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र महमूद ने सत्ता ग्रहण की और अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी और अपनी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महमूद ने भारत पर 70 बार आक्रमण किए हैं। किंतु इस समय भारत में मंदिर धन की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत थे, इसलिए गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर का काठियावाड़ पर आक्रमण किया और वहां के अकूत संपत्ति लूटकर गजनी ले गया। 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण करके भारत में सोलंकी शासक भीम प्रथम शासन कर रहे थे, जो कि आक्रमण के समय भाग गए थे। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गौरी का आक्रमण और उसके प्रभाव। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासन करता था? तो राय पिथौरा के नाम से राजपूत शासक है, उसका नाम है पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और आमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था, ये शासन करते थे। यह सभी तात्कालिक भारतीय शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उन्होंने पड़ोसी राज्य से संघर्ष किया था। सभी से इनकी शत्रुता मूल्य थी। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, किंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गए थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? उनका नाम है जयचंद। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारतीय नरेश जयचंद को हराकर बनारस पर अधिकार किया था। गौरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और 1194 में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को गहड़वाल वंश के महत्वपूर्ण एवं अंतिम शासक थे, उनको पराजित किया था। गहड़वाल वंश कन्नौज से बनारस तक के क्षेत्र में बसा था, अतः इस क्षेत्र पर गौरी का अधिकार हो गया था। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये हैं नाई की देवी के द्वारा हराया गया था। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां के शासक मूलराज या भीमराज द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट काशहत के मैदान पर मोहम्मद गौरी को पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की ये पहली पराजय थी। महुआ विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किससे बनाया था? तो पंजू राय को बनाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक महान विजेता रणबंकुरा सेनानायक थे। परमादिदेव नामक चंदेल राजा को उन्होंने पराजित किया था। इसने 1182 में उनकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने महोबा का प्रशासक पंजू या पंजवन नामक राय को बनाया था। चंदेल नरेश के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की विजय का अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि महोबा पर अधिक समय तक अधिकार नहीं रख सके थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया है? तो ये हैं भीम तृतीय। मूलराज द्वितीय के द्वारा भीम द्वितीय गुजरात के मूलराज द्वितीय के बाद भीम द्वितीय गुजरात के चालुक वंश के शासक बने। इन्होंने 1178 में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्कियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु काशहत के मैदान में भीम द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया था। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय
का सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय प्रथौरा दिल्ली में अपना राज्य सिंहासन करवाया था या सिंहासन रोहण कराया था। तराइन के पहले युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और उसे क्षमादान दे दिया था, किंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इन्हें पराजित करके बंदी बना लिया था। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो इसका नाम था कदम्बवास, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के समय चालुक्यों को सहायता देने का विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान को परामर्श दी थी कदम्बवास के द्वारा। गौरी का आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परामर्श देने वाला कदम्बवास था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्यों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण इन्हें युद्ध हुए, किंतु दोनों में से कोई एक दूसरे पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अतः जब चालुक्य पर गौरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने के लिए चालुक्यों को कमजोर करने का एक सुनहरा मौका मिल गया, इसलिए इन्होंने चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त प्रथम भारतीय शासक था पृथ्वीराज चौहान। यह तराइन के पहले युद्ध 1191 में पराजित होने के बाद 1192 में द्वितीय बार तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित किया और भारत में तुर्क राज की स्थापना की। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो इनका नाम था जयचंद। 1154 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त किया था। ध्यानतलब है कि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्क आक्रमणकारी से तराइन के दूसरे युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि मोहम्मद गौरी से दूसरे युद्ध तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पराजित हुए थे। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर। अजमेर का शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1177 से 1192 तक रहा है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, परंतु 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी हार हुई थी। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी को संधि के लिए विवश किया था? तो ये है विद्याधर। मोहम्मद गजनबी का चंदेल पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। इस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे, जो अपने वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। फलस्वरूप मोहम्मद गजनबी को विवश होकर विद्याधर के साथ संधि करनी पड़ी थी। मोहम्मद गजनबी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो जाते समय ये खोखरों से मारा गया था। मोहम्मद गौरी गजनबी जाते समय या गजनी जाते समय खोखरों द्वारा मारा गया था। किस मुगल शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो ये मोहम्मद गौरी हैं, जिनके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। ध्यानतलब है कि मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी प्रकार की आकृति के सिक्के ढलवाए थे। कलचुरी एवं चंदेल सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बड़े एरिया पे लागू की गई थी इक्तादारी व्यवस्था को मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के द्वारा। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। प्रारंभ में इस प्रथा को भूमि के विशेष खंडों के राजस्व के अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिए जाते थे। भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के समय हुआ था, लेकिन गौरी कभी भारत में रहकर शासन नहीं किया, बल्कि अपने सिपह सालार द्वारा शासन किया। इसलिए इल्तुतमिश को ही इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभकर्ता माना जाता है। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरीय क्रांति थी। कथन बताइए। तो ये एम हबीब। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नागरीय क्रांति थी। तो ये कहा है एम हबीब के द्वारा।
13वीं शताब्दी के प्रारंभ में गौरी के आक्रमण और विजय के साथ साथ तुर्कों के रूप में एक नए शासक वर्ग का आगमन हुआ। तुर्कों की इन विजयों का परिणाम केवल राजसत्ता का परिवर्तन मात्र नहीं था, बल्कि दो विकसित सामाजिक व्यवस्थाओं के टकराव एवं संघर्ष से नए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन भी हुआ था। मोहम्मद हबीब ने इन परिवर्तनों को एक शहरी क्रांति की संज्ञा दी। इसके अनुसार तुर्कों ने औद्योगिक और सामाजिक शक्तियों पर वर्षों से चले आ रहे जाति एवं सैद्धांतिक बंधनों को उखाड़ फेंका तथा हबीब उत्तर भारत में तुर्की विजय को भारत के शहरी कारीगरों की क्रांति मानते हैं। महान कवि फिरदौसी की दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो फिरदौसी सुल्तान महमूद की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पूर्व का होमर कहलाने वाले कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसकी महत्वपूर्ण रचना शाहनामा है। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखते हुए सुल्तान ने इससे 60,000 सोने के सिक्के देने का प्रण किया था, अतः अपनी बात से मुकर गए। इसके स्थान पर 60,000 चांदी के मिश्कल दिए थे। परिणामतः फिरदौसी क्रोध होकर गजनी को सदा के लिए त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी किए थे कि आदेश दिए जिसमें हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो ये है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी की आकृति अंकित वाले सिक्के जारी किए थे। चौहान सिक्कों की तरह उसने दिल्ली में भारतीय ढंग की मुद्राएं तैयार की थीं। कन्नौज विजय उसके भारत का राजा सुल्तान कहलाने के लिए देवी की आकृति का स्वर्ण सिक्का तैयार किया, लेकिन उसे चांदी की धातु में ही सीमित रखना पड़ा। इसकी राजनैतिक चाल थी कि ताकि वह सुल्तान प्रजा के प्रिय बन सकें। इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का विविध। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।